हेलो फ्रेंड, जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम रविंदर कुमार है और आप सभी को मेरे चैनल आर के ट्यूटोरियल में बहुत ही स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है मेरे चैनल का और मैं आप लोगों को मैं जिस पद पे आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस पद का नाम है राष्ट्रपति। तो मैं राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे टॉपिक को पॉइंट वाइज कवर करूँगा और आप लोगों को राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे जानकारी दूंगा। तो कृपया आप लोग वीडियो में बने रहें। मैं भरोसा दिलाता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले बच्चे और स्टडी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो कृपया आप लोग वीडियो के देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा आगे भी और भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और ले चलता हूँ आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी जानकारी की तरफ। तो मेरा ये पहला पेज है जिसमें आप लोगों को मेरा लिखा हुआ है आर के ट्यूटोरियल। ये मेरा चैनल का यूआरएल है। और देखिए जितने भी मैंने राष्ट्रपति से रिलेटेड यहाँ पे 8 टॉपिक को मैंने 8 टॉपिक को चुना है। आप इसी में सभी पॉइंट आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे पॉइंट कवर करूँगा। पहला है भारत के राष्ट्रपति का परिचय, दूसरा है राष्ट्रपति का चुनाव, तीसरा है राष्ट्रपति बनने की योग्यता, और चौथा है राष्ट्रपति का वेतन, पांचवा है राष्ट्रपति का कार्यकाल, छठा है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, और सातवां है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया यानी कि महाभियोग। ठीक है। और आठवां है मिसलेनियस। ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी से हर एक टॉपिक को कवर करते हैं और चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना देर किए। तो हमारा ये पहला पॉइंट है राष्ट्रपति का परिचय। पहला पॉइंट का पहला ए है जिसमें लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा जो भारतीय गणराज्य का प्रधान कार्यपालक यानी एग्जीक्यूटिव हेड होगा। भारतीय गणराज्य का प्रधान कार्यपालक जो हमारे कार्यपालिका है, जिसमें कानून बनते हैं, जिसमें सारे अधिकारियों की नियुक्ति होती है, तो उस कार्यपालिका का हेड होता है हमारा राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति का पद जो है हमारा ये 52 के अनुसार है, यानी कि जितने भी हमारे अनुच्छेद है उसमें जो 52 अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति का पद से रिलेटेड है। मतलब उसी के अनुसार हमारे संविधान में राष्ट्रपति का पद होता है। ठीक है। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अगर एक पॉइंट आप लोग याद रखिए, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भारतीय गणराज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो अगर ऑप्शन में प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, तो आप लोग प्रधानमंत्री लगा दीजिएगा। अगर वास्तविक ना रहे तो आपको जहाँ भी राष्ट्रपति दिखे आप ऑप्शन में राष्ट्रपति लगा दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि अधिकतर राष्ट्रपति क्या करते हैं कि साइन वगैरह करते हैं। ठीक है। ये कार्यपालक प्रधान तो होते हैं, लेकिन अधिकतर सारा काम प्रधानमंत्री का होता है, इसलिए वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। बात सही है। ठीक है। इसमें समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। तीसरा हमारा है राष्ट्रपति देश के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। यानी कि जितने भी हमारे सेनाएं हैं, चाहे वो जल सेना हो या थल सेना हो या फिर वायु सेना हो। आपको बता दूं कि हमारे जल सेना है उसको एडमिरल बोलते हैं, हमारे जो वायु सेना है उसको एयर चीफ मार्शल बोलते हैं, और जो हमारे थल सेना है उसको जनरल बोला जाता है। तो इन तीनों सेनाओं को कमांड कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसलिए राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। ठीक है। तो हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और ये मेरा दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति का चुनाव। यानी कि हम इसमें समझेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन लोग चुनाव में शामिल होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया क्या होता है। हम सारे इस दूसरे पॉइंट में इस चीज़ को लेकर कवर करेंगे। तो चलिए ए की तरफ चलते हैं। ए में है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी जनता राष्ट्रपति को सीधे नहीं चुनती है। ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा समझिएगा। इसमें है अप्रत्यक्ष। देखिए एक होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में होता है कि जनता अगर किसी चीज़ को डायरेक्ट चुनती है, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया यानी लोकसभा का,
और विधानसभा का, राज्यों में जो विधानसभा होता है जिसके द्वारा हम मुख्यमंत्री को चुनते हैं, ये क्या होता है, जनता इसमें सीधे वोट करती है, तो ये प्रत्यक्ष हुआ। जबकि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसमें होता है कि हम जिनको चुनते हैं वो जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो ये 2 स्टेप में हो जाता है, इसलिए ये अप्रत्यक्ष हुआ। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, दूसरा हमारा बी में है, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है जिसमें शामिल होते हैं, पहला है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। हमारे राष्ट्रपति का चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल बनता है, और उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं जो राष्ट्रपति को वोट करते हैं, उसमें है पहला लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। हमारे जितने भी लोकसभा के सीट है जो प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है, जैसे हर ज़िले में या संसदीय क्षेत्र में एक लोकसभा का सीट होता है, एक सांसद होते हैं वो, और दूसरा हो गया राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। जो राज्यसभा हमारा जिसको ऊपरी सदन बोलते हैं, उसमें भी सदस्य होते हैं, वो भी चुनाव में शामिल होते हैं। दूसरा होता है देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली, पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, दूसरा हमारा ये पॉइंट है, हमारे देश के जितने भी स्टेट हैं उस सब में विधानसभा का चुनाव होता है। ठीक है, प्रखंड वाइज होता है, या भी मतलब एक प्रखंड वाइज होता है, या फिर जो भी विधानसभा है, तो जितने भी हर राज्य के विधानसभा के चुनाव में जीते जितने भी सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। और यहाँ पे देखिए केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, आपको पता है कि हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें क्या है कि 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा का चुनाव होता है, वो है आपका दिल्ली और पांडिचेरी, तो बाकी राज्यों में नहीं होता है। ठीक है, बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा विधानसभा का चुनाव नहीं होता है, सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी में होता है, तो यहाँ के भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, जिसमें मतदाता अपनी प्राथमिकता के अनुसार उम्मीदवार को क्रम देता है। ये पॉइंट आप लोग समझिएगा। ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति होता है कि देखिए जैसे क्या होता है कि हम लोग वोट करते हैं जैसे, और जिस व्यक्ति को आधा से मतलब सबसे ज़्यादा वोट मिलता है उस चुनाव जीत जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रम देते हैं, जैसे 1 2 3। इसमें क्या होता है कि जैसे हम तीन राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, तो हम अगर वोट करने जाएंगे तो जो तीनों राष्ट्रपति को वोट करना रहता है। ठीक है, अब उसमें हम अपने प्राथमिकता के अनुसार उन लोगों को क्रम देंगे, चाहे जो मुझे अच्छा लगे राष्ट्रपति उसको हम 1 नंबर पे रखेंगे, क्रम देंगे, उससे थोड़ा कम बेटर लगे उसको हम 2 नंबर पे रखेंगे, और जो बचेगा तो उसको 3 पे रख देंगे, तो एक क्रम देना रहता है। तो यही होता है हमारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब जो हमारा जो निर्वाचन मंडल है वो देखता है कि सबसे ज़्यादा वोट 1 नंबर पे किसका आया है, उस हिसाब से वो अपना प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति बनने की योग्यता। ठीक है, अब ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो होते हैं वो उसके लिए क्या क्या योग्यता होती है वो। ठीक है, तो हम आपको इसमें कवर करेंगे। इसमें हमारा तीसरे नंबर पर है, पहला है ए नंबर में, उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। ज़रूरी है, जायज़ है, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, नहीं ये देश से बाहर का नागरिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, यानी कि हमारा जो उम्मीदवार है वो 35 वर्ष के हो चुका हो। ठीक है, 35 वर्ष के नीचे राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ठीक है, इसमें देखिए हम इसमें ब्रैकेट में दे के लिखे हैं, उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, यानी कि 35 वर्ष के बाद आप कभी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़े हो सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका 60 वर्ष का उम्र हो, चाहे 70 वर्ष का हो, आप राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, तीसरा सी में हमारा लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य, ये पॉइंट आप लोग समझिएगा थोड़ा। इसका मतलब है कि वह किसी गंभीर अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया हो, दिवालिया ना हो और मानसिक रूप से अस्वस्थ ना हो। ठीक है, यानी कि जो कोई भी राष्ट्रपति जो उम्मीदवार होगा
वो क्या हो, यहाँ पे किसी भी अपराध में दोषी ना हो, मतलब कि वो कोई बड़ा क्राइम ना किया हो, ठीक है, दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, माने मानसिक रूप से मतलब पागल वगैरह ना हो, किसी मानसिक विकार ना हो उनमें। ये क्योंकि राष्ट्रपति का पद है, कोई छोटा मोटा नहीं है, इसके लिए फिट होना ज़रूरी है। और हमारा चौथा पॉइंट है किसी लाभ के पद पे ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, यानी इसका मतलब ये होगा कि आप राष्ट्रपति का नॉमिनेशन तभी करा सकते हैं जबकि आप पूरी तरह मतलब कि किसी लाभ के पद पे ना हो, यानी कि पहले से आप किसी संस्था में या फिर किसी सरकारी अधिकारी ना हो। अगर आपको राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारिता लेनी है तो इन सबको पहले आपको परित्याग करना पड़ेगा, तभी आप राष्ट्रपति के नॉमिनेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए और हमें एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इसमें है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो लाभ का पद नहीं है। ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि देश का कौन सा ऐसा पद है जो लाभ का पद नहीं है, तो सीधा आप लोग राष्ट्रपति लगाइएगा, ठीक है। हमारा चौथा पॉइंट है राष्ट्रपति का वेतन, ठीक है। राष्ट्रपति का इसमें हम लोग आप लोग को बताएंगे राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, पहले कितना था, कब बढ़ा, ठीक है। तो चलिए हमारा ये में है राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है, 5 लाख रुपए है। यह वेतन 2018 में 1.5 लाख से बढ़कर 5 लाख हुआ था, ठीक है। तो अभी जो हमारा राष्ट्रपति का वेतन है वो 5 लाख रुपये है। ये 5 लाख रुपये कब बढ़े थे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2018 में बढ़ा था, यानी 2018 से पहले कितना था वेतन, 1.5 लाख था, ठीक है। ये 1.5 लाख था और 1.5 लाख भी से कम होगा कभी, वो भी बढ़ा होगा कभी। और बी में है हमारा राष्ट्रपति का वेतन पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। राष्ट्रपति के वेतन पे कोई टैक्स वगैरह कोई टीडीएस फॉर्म नहीं लगता है, जबकि हम लोग सरकारी गवर्नमेंट होते हैं तो आप देखे होंगे कि हमेशा आरटीआई फाइल भरना रहता है, हमें टैक्स देना पड़ता है अपने इनकम में से कुछ काट के। बट राष्ट्रपति में ऐसे नहीं होता, कोई उनका टैक्स वगैरह सब टैक्स फ्री होता है। सी में है हमारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वेतन 10,000 रुपया था, ठीक है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यानी कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ, जब संविधान लागू हुआ, देश का जो प्रथम राष्ट्रपति चुने गए उनका वेतन कितना था, 10,000 रुपये था। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा 5वां पॉइंट है राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है ये इसमें जानेंगे। इसमें देखिए राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में हम जानते हैं। इसमें हमने ए बी सी डी यानी 4 पॉइंट में कवर किया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। हमारे देश में, हमारे संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन अन्य किसी देश में जाइएगा, जैसे आप अमेरिका में जाइएगा, यूएसए, जिसको यूएसए बोला जाता है, इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, ठीक है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी 4 8 साल तक राष्ट्रपति बन सकते हैं। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है। आगे हम चलिए वीडियो में बताते हैं, वो भी पॉइंट आएगा। किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस स्थिति में 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए। तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर महाभियोग की वजह से उन्हें हटा दिया जाता है, तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति पद चुना जाना चाहिए। तब तक जो पद खाली रहेगा उस पर उपराष्ट्रपति, हमारे जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है, 6 महीने तक। अगर सी नंबर पॉइंट में है, अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद भी खाली रहता है तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए जो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना है उसके लिए उपराष्ट्रपति हैं। अगर उस उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, वो भी किसी कारणवश उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई हो या फिर उनको भी हटा दिया गया हो, तो उस स्थिति में जो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। डी में है एक राष्ट्रपति को कई बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, यानी एक राष्ट्रपति को हमारे देश में कई बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, किसकी कोई लिमिट नहीं है।
बट मैंने आप लोगों को इस थोड़ी देर पहले बताया था कि अमेरिका यूएसए ऐसा देश है कि वहाँ पे कोई भी आदमी 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक है, यानी 4 साल का कार्यकाल होता है, यानी 8 साल बनेंगे, फिर दूसरा कोई उसी पार्टी से दूसरा कोई बनेगा अगर वो पार्टी जीतती है तो। ठीक है, हमारा छठा पॉइंट है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। चलिए हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखते हैं। हमारे राष्ट्रपति क्या क्या शक्तियाँ है, क्या क्या पावर है, वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा राष्ट्रपति शक्तियाँ को मैंने 3 पॉइंट में यहाँ पे यानी सी तक मैंने ABC 3 भागों में बांटा है। ठीक है, बारी बारी से हम चलते हैं। पहला है कार्यपालिका शक्तियाँ। ठीक है, इसमें है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, सशस्त्र बलों के प्रमुख, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महाधिवक्ता तथा संविधान द्वारा नामित अन्य पदाधिकारी जैसे UPSC के अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कार्यपालिका की शक्तियाँ है। राष्ट्रपति मैंने जितना भी इसमें नाम दिया गया है आप लोग याद कर लीजिएगा, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये जो हमारा ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ है। इसी में है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ये हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है कि कार्यपालिका की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में निहित होती है। तो यहाँ पर आपको 53 यानी 53 चूज़ करना होगा। ये राष्ट्रपति के परिचय में भी बताया था मैंने कि जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक है, उसी का ये सिमिलर है। अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं B की तरफ। B को देखते हैं। हमारा B है विधायिका शक्तियाँ। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति का क्या पावर होता है विधायिका शक्तियाँ में, चलिए हम बताएं। इसमें है कि संसद के सत्र को बुलाना। ठीक है, संसद का सत्र क्या होता है भाई, देखिए हर साल देश में 3 सत्र होते हैं। ठीक है, एक होता है बजट सत्र जो हमारा फरवरी मार्च के करीब आता है। एक होता है मानसून सत्र हमारा आता है जो जब मानसून चलती है यानी कि अगस्त सितंबर के करीब आता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है शीतकालीन सत्र। ठीक है, शीतकालीन सत्र होता है जो हमारा ये नवंबर दिसंबर के करीब आता है, यानी 3 सत्र चलता है। इन तीनों सत्रों में क्या होता है, पहला जो बजट सत्र है, इसमें बजट सत्र में होता है कि हमारा बजट पेश होता है। दूसरा होता है मानसून सत्र में होता है कि हमारे नए नए जो कानून नियम बनने वाले होते हैं उसके लिए विधेयक पास किया जाता है। ठीक है, नए कानून के लिए। और तीसरा जो मैंने क्या बताया था, शीतकालीन सत्र में होता है कि जितने भी हमारे कानून बने हैं उस पर क्या क्या काम हुआ है उस सारे का लास्ट में लेखा जोखा उसी में होता है। ठीक है, शीतकालीन सत्र में। तो ये सत्र को कौन बुलाता है, तो हमारे राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसे स्थगित भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, हमारे सत्र को कभी कभी किसी कारणवश सत्र को स्थगित भी करना पड़ता है तो उसको राष्ट्रपति ही करते हैं। तीसरा है संसद को भंग करना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि संसद को भंग भी हमारे राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। संसद भंग कब होता है, देखिए हमारे संसद में कितने, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। आप लोग याद रखिएगा, संसद के 2 अंग होते हैं, ये जो होते हैं ये लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा जो होता है इसको हम भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति भंग कर सकता है। और भंग कब होता है, जब कोई आपातकाल की स्थिति हो या तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है कि हमारे संसद को भंग भी कर सकता है। ठीक है, तीसरा है हमारा अध्यादेश जारी कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति करता है। अध्यादेश जारी कब होता है, तो देखिए मान के चलिए जब हमारा संसद भंग हो गया हो तो कोई सत्र भी नहीं चलेगा, और जब सत्र भी नहीं चलेगा तो कोई नियम कानून भी नहीं बनेगा। तो उस स्थिति में क्या करता है, राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, उस अध्यादेश के जरिए हमारे देश में कुछ कानूनें बनते हैं। ठीक है, जब हमारा जो संसद भंग हो जाता है, सत्र नहीं बुलाया जाता, उस स्थिति में अध्यादेश जारी किया जाता है। ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है,
तीसरा आगे है इसमें विधेयक को मंजूरी देना, यानी कोई भी देखिएगा कि कोई भी कानून बनने से पहले दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश किया जाता है, ठीक है। तो उस बिल को मंजूरी कौन देता है? तो उस बिल को मंजूरी राष्ट्रपति देता है, ठीक है। और उन्हें पुनर्विचार के लिए भी राष्ट्रपति ही भेजता है, ठीक है। आदि ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। इसी में है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा राज्यसभा होता है उसमें राज्यसभा में तो वोटिंग के जरिए कुछ सदस्य चुने भी जाते हैं, लेकिन जो 12 ऐसे सदस्य होते हैं वो जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वो मनोनीत वो 12 सदस्य कौन कौन होते हैं? तो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में हो सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आज से 2-3 साल पहले हमारे जो एक अभिनेत्री है रेखा, उसे भी राष्ट्रपति का सदस्य बनाया गया था, ठीक है। और हमारा जो ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है, उन्हें भी राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य। और हमारा तीसरा है न्यायिक शक्तियाँ। चलिए हम न्यायिक शक्तियाँ के बारे में जानते हैं। तीसरा है न्यायिक शक्तियाँ यानी जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या है ये आप लोग याद रखिएगा, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत उठते हैं। अनुच्छेद 72 के अनुसार किसी भी दोषी को क्षमा करना, दंड में कमी करना तथा सजा के तत्कालिक पूर्ति को स्थगित करना आदि न्यायिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। देखिए अगर आपको फांसी की सज़ा है, ठीक है, फांसी की सज़ा हो गई है, आपने याचिका दायर की है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति चाहे तो आपकी फांसी की सज़ा रुकवा सकता है, ठीक है। उसी के पास सिर्फ पावर है। किसी दोषी को क्षमा करना, ठीक है, आपके पास आप दोष करार कर दिए हो, राष्ट्रपति आपको क्षमा कर सकता है। दंड में कमी करना, आपके दंड में भी कमी कर सकते हैं, यानी कि जैसे किसी को फांसी की सज़ा है तो उसको राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि सज़ा कम कर सकता है, यानी कि उसको उम्र कैद भी कर सकता है, ठीक है। तो दंड में कमी कर सकता है तथा सज़ा को तत्कालिक पूर्ति को सही, राष्ट्रपति चाहे तो आपकी सज़ा को पूरी तरह माफ़ भी कर सकता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। आदि ये सब न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति की, ये राष्ट्रपति में ही निहित होता है, ठीक है। हमारा 7वां पॉइंट है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया कह सकते हैं, इसको महाभियोग भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी से समझते हैं कि राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। ए में है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत केवल संविधान उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति को केवल अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तभी हटाया जा सकता है। अगर उसका कोई पारिवारिक कारण हो या फिर कोई भी दूसरा अन्य कारण हो, स्वास्थ्य का कारण हो या बीमार हो, तो उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। सिर्फ संविधान उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है हमारा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसद के किसी एक सदन में एक प्रस्ताव रखा जाता है जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जब भी हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे तो जो हमारे दोनों सदन हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा, वो दोनों में से किसी में भी हम प्रस्ताव रख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं और जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। जैसे मान के चलिए मैंने राज्यसभा में रखा और उस राज्यसभा के जितने भी सदस्य उसमें से 1/4 सदस्य ने उस पर साइन कर दिया, तो वो जो प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया जाएगा कि हाँ राष्ट्रपति को हटाने के लिए ये प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। उस प्रस्ताव को पास कराने के लिए उस सदन के संपूर्ण सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, ठीक है। मान के चलिए हमने प्रस्ताव तो आगे बढ़ा दिया, ठीक है, प्रस्ताव बन गया कितना 1/4 सदस्य। अब उस प्रस्ताव को पास भी कराना है उसी सदन में, राज्यसभा में ही पहले, ठीक है। तो उस प्रस्ताव पर अगर पूरे राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं 2/3 बहुमत अगर मिल जाती है, मतलब जैसे मान के चलिए हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है, 90 हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान के चलिए कि राज्यसभा में 90 सदस्य, ठीक है, और इसका 2/3 करना है, ठीक है। तो 3 यानी 90 में से 60 लोगों ने साइन कर दिया,
तो समझ जाइए कि राष्ट्रपति को अब हटना ही पड़ेगा, ठीक है। और यही प्रक्रिया सेम आपको दूसरे सदन में भी होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, चलिए मैं वीडियो आगे बढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके बाद उस प्रस्ताव को चेक करने के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसके लिए वहाँ भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अगर उस प्रस्ताव पर उनके कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत मिल जाता है दोनों सदस्यों में, तो समझिए राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। और देखिए मैंने ये जो पॉइंट है इसको पहले ही रखना चाहिए क्योंकि मैंने बाद में रख दिया है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रस्ताव लाने के कम से कम 14 दिन से पहले राष्ट्रपति को लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति को संसद के सदस्य चाहे हटाने के लिए, तो उसके लिए प्रस्ताव जो हम लोग लाते हैं उस प्रस्ताव को लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर देना होगा लिखित रूप में कि आपको हटाने के लिए प्रस्ताव रखा जा रहा है महाभियोग लगाने के लिए, ठीक है। 14 दिन पहले बता दिया जाना चाहिए, तभी वो अपना 14 दिन तक कुछ करेंगे, जो भी बचाव के तौर तरीके हैं वो अपना करते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए हैं कि राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे लगता है, कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना भूल गया हूँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है यानी कि महाभियोग, ये जो नियम है ये किस देश के संविधान से कॉपी किया गया है, मतलब किस देश से लिया गया है, तो मैं आपको बता दूं ये यूएसए अमेरिका से लिया गया, ठीक है। ये जो स्रोत है अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है। हमारे संविधान में बहुत सारे जो कुछ नियम कानून हैं वो जो जिसका स्रोत है कोई अलग देश है, मतलब अलग देश से लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब हमारा लास्ट पॉइंट है मिसलेनियस यानी कि विविध। इसमें हम जानेंगे, देखिए 3 पॉइंट है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर, ठीक है। देखिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ यानी 2 देशों के बीच, जैसे मान के चलिए हमारा और नेपाल के बीच कुछ संधि हुआ, ठीक है, किस चीज़ को लेके, जल संधि हुआ या फिर थल संधि हुआ या कोई भी ज़मीनी मुद्दा किसी प्रकार की जो संधि होता है तो उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, ठीक है। ये पावर है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। हमारा जो विदेशी राजदूत होते हैं, ठीक है, आप देखिए कि हर देश का राजदूत बैठा रहता है, ठीक है। राजदूत क्या, तो उसकी मान्यता हमारा राष्ट्रपति ही देता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। विदेशी। तीसरा है हमारा जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना, ठीक है, जैसे भारत रत्न, पद्म श्री पुरस्कार आदि, ठीक है। ये सारे मिसलेनियस पॉइंट रखे हैं क्योंकि ये मिसलेनियस के लायक हैं। राष्ट्रपति जो है जितने भी, जैसे भारत रत्न का पुरस्कार हो गया, ठीक है, पद्म श्री हो गया, बहुत सारा पुरस्कार ऐसा है जो राष्ट्रपति देता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते कीजिएगा ताकि मैं और भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। मैं चाहता हूँ कि अगला मेरा जो वीडियो आएगा और भी इससे सुधार हो और भी मैं बढ़िया से आप लोगों को क्लियर कर दूँ, चाहे जिस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।